दिन चढ़ आया था। जब हाले सुल्तान की आंख खुली, वो उसी तरह उसकी हथेली पर सर रख के चंद पल गायब दमागे से पड़ी रही। टांगें शल हो गई थीं, कमर अकड़ गई थी, लेकिन वो आज तक शायद इतनी पुरसुकून की नींद नहीं सोई थी। वो चंद पल उसी तरह खामोशी से पड़ी रही। शायद उमर उसका जागना महसूस कर चुका था, जब भी उसकी भारी आवाज़ अब लाउंज में गूंज रही थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो वो रश्क की निगाह थी। हाले गुमसुम सी उसे सुन रही थी। वो गाड़ी की पिछली सीट पे मिराज सुल्तान के साथ बैठा था। उनकी दूसरी जानिब हाले सुल्तान थी, जो अपने बाप के सीने पर सर रख के सो रही थी। उमर को उस बच्ची की नींद पे रश्क आया था। जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा था, वो अकीदत की निगाह थी। हाले ने चेहरा अब भी उसकी हथेली पे टिका रखा था। उमर कहे क्या? वो अस्पताल के बेड पे लेटा था। उसके सामने ही बीमार सी सर्द पड़ती हाले सुल्तान लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं। उमर टकटकी बांधे उससे देखे क्या? वो उसकी माँ से मिलती थी। उमर हयात को उससे अकीदत महसूस हुई थी। जब मैंने तुम्हें तीसरी बार देखा था, वो एक लम्हे को रुका। हाले का दिल भी रुक गया था। वो इश्क की निगाह थी। उससे आहिस्तगी से जुमला मुकम्मल किया था। वो लाइब्रेरी में बैठा था और उसके सामने कोई लड़की किताब पे सर रख के सो रही थी। फिर अगले चंद लम्हात में उससे आंखें खोलनी थीं। उमर ने उन आंखों को देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। ये इश्क की निगाह थी। हाले को लगा था वो सांस नहीं ले सकेगी। वो कितना खूबसूरत बोलता था। नीम ख्वाबीदा आंखों से उसे देखना कितना अच्छा लग रहा था। उसे सुनना आह राहत थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी 4 साल पहले, जब शायद तुम मुझे जानती भी नहीं थी। मैं तुम्हारे पीछे आने लगा था, बस तुम्हें देखने के लिए। वो उसकी तरफ देखे बगैर हल्की आवाज़ में कह रहा था। पढ़ाई, मुस्तकबिल सब कहीं दूर रह गया था। कुछ याद था तो तुम, कुछ दिखता था तो बस तुम। हाले सुल्तान, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने लगी थी। हाले ने सर उठा लिया था। वो आंखों में नरमी लिए उसे देख रही थी। उमर कहे क्या? फिर एक दिन मैं तुमसे थक गया और ये शहर छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में थकान खुद ब खुद शामिल हो गई थी। मैंने शहर छोड़ा, लोग बदले, तुम्हें नहीं देखा, नहीं सुना। मुझे लगा था मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन मैं इस मामले में भी बेबस निकला। 4 साल तुमसे दूर रहने के बाद हम उस दिन उस सड़क पर मिले थे और तुम्हें देखकर मैंने एक बार फिर अपने दिल को रुकता महसूस किया था। मुझे लगा था मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन तुम वहीं थी। उससे गर्दन मोड़कर हाले को देखा और फिर अपने दिल के मुकाम पे हाथ रखा। तुम यहाँ थी हाले, बिल्कुल यहाँ। और उस दिन मैं समझ गया था उमर हयात हाले सुल्तान के मामले में बेबस है। उस दिन मैंने मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए थे। उस दिन उमर हयात ने खुद को चांस देने का वादा किया था। वो बोलकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया था। हाले को आज उसकी खामोशी शहर से ज़्यादा बुरी लगी थी। लेकिन मैं गलत था। जिंदगी पे उमर हयात का कोई हक नहीं, ये भूल गया था। उसकी आवाज़ में गहरा रंज था, जैसे वो बदकत बोल पा रहा हो। हाले ने बेयकीनी से उसे देखा। दिल यकदम जैसे खाली हो गया था। कल रात तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी अजियत देखकर मैं अब खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा। तुमने मेरी जिद में आकर एक घटिया शख्स को अपने करीब रहने दिया। वो गर्दन झुका कर कह रहा था। उसकी आवाज़ में आज से पहले कभी इतनी तकलीफ नहीं थी। हाले का दिल डूबने लगा था। वो मज़ीद उसे सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन उमर का है क्या? मैं आज तक कभी इतना हर्ट नहीं हुआ हाले। तब भी नहीं जब मेरा दिल मोहब्बत में टूटा था। तब भी नहीं जब मिराज सुल्तान कत्ल हुए थे। कल रात कल रात से अब तक मैं कई हजार बार मर चुका हूँ। कल रात से मेरा दिल 1000 बार टूट चुका है हाले। उससे गर्दन उठाकर हाले को देखा था। उसकी आंखें नम थीं, गुलाबी पड़ती हुई। हाले को अपना दिल कटता महसूस हुआ था। तुम मेरे लिए ज़रूरी हो हाले, हर ताल्लुक, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी खातिर छोड़ रहा हूँ। वो ना जाने किस दिक्कत से कह पाया था। हाले का दिल एक पल को थम गया था। धड़कन बंद, शोर बंद, सब साकित, खामोश। तुम मेरी वजह से इतनी तकलीफ झेल चुकी हो कि अब मुझे मोहब्बत का दावा करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तुम मेरी जिद, मेरी नफरत में इतना आगे निकल जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो रात से ये सोच सोच कर मर रहा हूँ कि अगर वो आदमी अपने साथ किसी और को लाया होता तो। वो ऐसे दर्द, ऐसे कर्ब से बोला कि एक लम्हे को तुम्हारा दिल चाहेगा कि उमर हयात के सब गम खुद पे ले लो। आज के बाद उमर हयात तुम्हारी ख्वाहिश नहीं करेगा। वो एक कसम से बोला था। आज के बाद तुम अगर खुद भी मेरे साथ जीना चाहोगी तो मैं इनकार कर दूंगा। तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। तुम इतनी अहम हो
कि मैं तुम्हें अपनी ज़िद, अपनी अना में भी नहीं घुमा सकता। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहने पे बेबस हूँ। तुम इतनी कीमती हो कि मैं तुम्हें अपने नीडी और डेस्परेटनेस में नहीं खोआ सकता। हाली बस यकटक पलक झपकाए बगैर उसे देखे गई। वो कह रहा था कि आज के बाद तुम पे सांस लेना हराम है, और हाली ने अपने जिस्म से वाकई जान जाती महसूस की थी। ये क्या हो रहा था? मेरे साथ चलो। वो उठ खड़ा हुआ था, नजरें अब जमीन पे थीं। कुछ वक्त के लिए मेरे साथ उसी घर चलो जहाँ मरने से पहले तुम्हारे बाप ने भेजा था। वो अल्फाज जोर जोर कर कह रहा था। वो वाकई आज से पहले कभी इतनी तकलीफ में नहीं आया था। जब तुम मुझे छोड़ने ही वाले हो तो ये आरजी सहारा क्यों दे रहे हो? हाली जख्मी लहजे में बोली थी। दिल चाहा था उसका गिरबान पकड़कर पूछे, तुम कौन होते हो? वसल तो कभी हिजर की नोवित सुनाने वाले। उमर ने गर्दन उठाकर चंद लम्हे उसको देखा था, फिर धीरे से नफी में सर हिला दिया। मैं वाकई नहीं जानता मैं तुम्हें क्यों साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, मेरे साथ चलो। अगर तुम नहीं गई तो मैं यहीं रह जाऊँगा, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे मामले में बेबस हूँ। वाकई बेबसी से बोला था। हाली ने चंद सानियों से देखा, फिर उठ खड़ी हुई थी। वो उसके करीब से गुजर कर बाहर निकल गई थी। उससे इनकार नहीं किया था, मतलब वो साथ जा रही थी। क्या उमर हयात को होश नहीं होना चाहिए? 2 दिन बाद। ये 2 दिन बगैर किसी बदमज़गी के गुजर गए थे। उमर सुबह में ऑफिस जाता और शाम में शोरूम। वो रात के वापस आता था। हाली सुबह में कैफ़े जाती थी। उसके अलावा उसे मैनेजमेंट कोर्स के लिए भी दाखिला लिया था, जिसकी क्लासेस 2 दिन बाद शुरू होनी थी। कैफ़े की ऊपरी मंजिल पर रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका था। वो सर से पैर तक काम में डूबी हुई थी, लेकिन उन सब में बस एक दिल का दर्द था, जो ना मसरूफियत देखता था, ना वक्त, और ना ही सहने के साथ। वो बस होता था और फिर ख़त्म नहीं होता था। आज सुबह से ही वो खुद को बेहद चिड़चिड़ा और बेमोल सा महसूस कर रही थी। यूँ तो सारी बातें महर को बता दिया करती थी, लेकिन अब इस हालत में वो उसे भी तंग नहीं करना चाहती थी। वो कैफ़े से बाहर निकल आई थी और अब अपनी गाड़ी में बैठी ना जाने किस मंजिल को जा रही थी। अगले कई घंटे वो सड़कों पे गाड़ी दौड़ाती रही थी, लेकिन फिर जब उससे एक जगह गाड़ी रुकी तो उसका पूरा वजूद थकन ज़दा था। जैसे वो बेहद थक कर, बेहद जोर आजमाई के बाद हार कर यहाँ आई थी। उमर हयात की गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर आकर रुकी थी। वो स्याह पोलो शर्ट के साथ स्याह जीन्स पहने हुए था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। आंखें उदास सी थीं, चेहरा थका थका। वो शायद मीलों का सफ़र तय कर आया था। वो डॉक्टर गजाला रूही का क्लिनिक था। वो डॉक्टर गजाला के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही गजाला रूही किसी पेशेंट की बात सुन रही थी। हाले को देखकर उसके चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। हाले मुतसब्सब सी दरवाजे पे खड़ी थी। उसकी आंखें गीली थीं, चेहरा थकान सदा था। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो हल्की आवाज़ में शिकस्तगी से कह रही थी। गजाला ने सर हिलाकर उसे अंदर बुलाया था। अपने सामने बैठी लड़की से चंद अलविदाई कलामात कहे। हाले उसको देखती हुई आगे बढ़ाई थी। रूही उसको देखते हुए उठाई थी। हाले छोटी मेज से गिर रख के सोफे पे बैठी गई, पैर ऊपर कर लिए। रूही ऐन उसके सामने आकर बैठी, फिक्रमंद सी, उसको देखती हुई, उसके बोलने की मुंतजिर। क्या तुम इलाज के लिए आई हो? हाले नफ़ी में सर हिलाया था। मैं तुम जैसे गैर प्रोफेशनल डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगी। वो गीली गुलाबी आंखों के साथ गर्दन अकड़ाकर बोली थी। मैं बस तुम्हें सुनाना चाहती हूँ, क्या तुम सुनोगी? रूही ने उसको जांचती नजरों से देखा। एलीट क्लास की मगरूर लड़की को मेरी ज़रूरत क्यों है? कितने दोस्त होंगे तुम्हारे? इतने जितने मेरे सारी दुनिया में रिश्तेदार। हाले उसकी बात पे ठहर गई थी। आंखों में उदासी दर आई थी, चेहरे पे कर्व उतरा था। जो लोग ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं ना, उनका असल अंधेरा होता है। तुम्हें पता है मैं अपने तमाम दोस्तों के लिए क्या हूँ? रूही कुछ नहीं बोली। वो यहाँ बोलने के लिए नहीं बैठी थी, उसे सिर्फ सुनना था। हाले खुद ही कही गई, मैं डायरी हूँ रूही, डायरी। मेरी किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड नाराज़ है, वो मुझसे दुख बांटेगा। किसी का शौहर या उसकी फैमिली टॉक्सिक है, तो वो मुझसे अपनी शिकायत दर्ज करेगी। किसी को पैसे चाहिए, वो हाले की डायरी में अपनी ख्वाहिश लिख लेंगे। शूनी में कोई मसला हो या फिर घर का बुरा माहौल, हाले सब सुनती है। उसके सीने पे लिख दो। वो कुछ नहीं कहती। डायरी जो है, उसकी गुलाबी आंखों से नमी झलकी थी, चंद आंसू टूट कर गिरे थे। क्या तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है वो टॉक्सिक है?
तुम्हें उनके साथ नहीं रहना? रूही की नरमी से पूछने पे उससे धीरे से नफ़े में सा हिलाया था। उनमें से कोई भी टॉक्सिक नहीं है। वो मुझे डायरी समझते हैं क्योंकि हमने पहले दिन कोई बाउंड्री ही नहीं बनाई। उन्होंने मुझे आयरन लेडी समझा और मैंने कभी इनकार नहीं किया। तुम नहीं समझ सकती हम खोखले बहादुर लोगों का दुख। वो तल्खी से मुस्कुराई थी। हम मर जाते हैं लेकिन अपने ऊपर चढ़ा हुआ बहादुरी का खोल नहीं उतारते। ये नहीं है कि हम अनापरस या जिद्दी हैं। बात यह है कि अगर हम ढह गए तो हमारे साथ और बहुत लोग ढह जाएंगे। हाले ने आहिस्तगी से बात मुकम्मल की थी। वो मेराज सुल्तान की कब्र के पास नीचे मिट्टी पे बैठा था। आंखें किसी गैर मराए नुक्ते पे जमाए वो उदास लगता था। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ जज साहब, वो यासत से कह रहा था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी फैमिली सब आप थे। आपके बगैर सब अधूरा है जज साहब। मेरा दिल बहुत भारी है। मैं उमर हयात हूँ, मुझे सब पता होता है, लेकिन आज पहली बार लगता है मुझे इतना सब क्यों पता है। वो रुक गया था। चंद पल खामोशी की नजर हुए। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ यार, वो बेबसी से बोला। काश मैंने कुछ ऐसे दोस्त बना लिए होते जिनसे मैं कुछ कह पाता। काश मैंने आपके अलावा भी कोई दोस्त बनाया होता। उसका ऐसा उदास, ऐसा मायूस लहजा ये दिल चीर देता था। चंद पल दोनों के दरमियान खामोशी रही थी। हाले ने एक बार फिर कहना शुरू किया था। मेरी जिंदगी में बहुत मसले हैं डॉक्टर, लेकिन वो बहुत कम लगते हैं जब एक इंसान मेरे साथ होता है। रूही नहीं चूकी, वो सुने गई। हाले खिली आवाज से बदकत कह रही थी। वो धूप छाँव जैसा है, कभी मेरे लिए जान देने को तैयार हो जाता है और कभी। वो रुकी। हल्क में बहुत सी गिराहें अटकी थीं। वो अपने लफ्ज़ों से ही मेरी जान ले लेता है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है उसे बहुत देखूं, हर वक्त देखूं और कभी भी ना थकूं। और कभी कभी मैं उसको देखने से डरती हूँ। यहाँ मैंने आंख झपकी और यहाँ वो आंख से ओझल हुआ। वो रुक रुक कर लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर कह रही थी। बहादुर लोगों के लिए अपनी तकलीफ किसी को बताना मेरी मौत होती है। मैं बहुत थक गया हूँ जज साहब। सोचता हूँ आप होते तो बताते क्या करना है। वो मिट्टी को अपनी उंगली से खोद रहा था। सन्नाटा हर सू फैला हुआ था। मैं इतने दिन आपके पास नहीं आ सका। मैं शर्मिंदा था। मैं हाले की हिफाजत नहीं कर सका जज साहब। मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो इतना पेशेमान था कि हद नहीं। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। वो गहरी सांस भरते हुए उठ खड़ा हुआ। एक नज़र कब्र को देखा। आंखें, दिल, रूह पूरी तरह जख्मी हुए थे। मैं उसे कह आया हूँ कि मैं उसके साथ जीना नहीं चाहता और अब मुझे लगता है कि जी नहीं पाऊंगा। वो आसुर्दगी से कहकर रुका नहीं था। अब बस मजीद यहाँ नहीं रुक सकता था। लंबे लंबे डाक भरता वो बाहर की जाने पड़ गया। दिल का कर्ब था कि साथ चला जाता था। क्या तुम उसे खोने से डरती हो? रूही बागौर उससे देख रही थी। बल्कि तुम नहीं डरती। अब क्या हालत चौंकी थी। तुम इस बात से डरती हो कि एक दिन तुम्हारे और इसके दरमियान वो ताल्लुक नहीं रहेगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। वो अंडरस्टैंडिंग, वो मोहब्बत कहीं खो जाएगी जो अब है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? खाले ने मेकानिकी अंदाज में इस बात में सर हिलाया। तुम उसके साथ जिंदगी शुरू करने से नहीं डरी, तुम्हें उसके साथ ट्रेजिक एंडी से खौफ आया है। तुम फेरी टेल्स पे यकीन रखने वाली लड़की हो और तुम्हें पूरी उदास एंडिंग्स रुला देती हैं। हाले पलक तक न झपक सकी। उसकी सांस जैसे रुक गई हो कि सारे ही साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं। रूही कहती गई। मुझे लगता है बात कुछ और है हाले, इससे भी ज़्यादा बड़ी या इससे ज़्यादा छोटी, लेकिन कोई कड़ी है जो मिल नहीं पा रही। रूही जरा सा उलझ गई थी। फिर यकदम उसके जहन में बिजली का कोंदा सा लपका। वो चेहरे पर जोश लिए आगे कोई दो वजूहात होती हैं जब इंसान कोई फैसला नहीं कर पाता। वो ख्वाब की सी कैफियत में कह रही थी। पहला, कट फीलिंग्स जो उसे रोक रही होती हैं, या फिर अल्हाम वाजदान की कैफियत। दूसरा, उसे हाले सुल्तान की आंखों में आंखें गाड़ दी। दूसरी वजह अप्रूवल है। हाले सुल्तान, तुम्हें अप्रूवल चाहिए है ना? वो आंखों में चमक लिए कह रही थी। बिलाए डॉक्टर का जिद्दी मरीज मुंडे चढ़ाया था। हाले सुल्तान ने गीले चेहरे के साथ सरस्वात में हिलाया था। हाँ, उसे चाहिए था अप्रूवल। उन दोनों को वहीं क्लिनिक में छोड़कर हम अब एक लीड क्लास की किटी पार्टी में आएंगे। मेकअप से लदी औरतें प्लेट हाथ में लिए तो कोई ग्लास हाथ में लिए खाती पीती नजर आ रही थीं।
ये पार्टी एक फार्म हाउस के लॉन में दी गई थी। छनकर आती धूप खवातीन के चेहरों पे पड़ रही थी। कोई खुशखबरियों में मसरूफ थी, तो कोई किसी फैशन शो या फिर किसी की तलाक को मौसूए गुफ्तगू बनाए बैठी थी। उसी पार्टी में एक जानिब स्विमिंग पूल के सामने रखे सोफे पे फरवा बैठी थी। नारंगी पैरों तक आता ढीला ढाला लिबास, जिसका गला गहरा और बाजू नदारत थे। मेकअप की तहें और बालों को ढीले चूड़े में लपेटे वो खूबसूरत लग रही थी। उसी लम्हे उसे कोई अपनी जानिब आता दिखाई दिया। उससे बाजू मेजबान हाथ उनके बाजू में डाल रखा था और खुलकर मुस्कुरा रहा था। वो स्याह पोलो शर्ट और स्याह पेंट में मलबूस था। मेजबान हाथून मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लाईं और फरवा के एन सामने आकर रुकीं। हनी, तुम्हारा दामाद तुमसे मिलना चाहता था। वैसे तो ये गर्ल्स पार्टी है, लेकिन अगर मर्द इतना हैंडसम हो तो जरा सी चीटिंग से कुछ नहीं होता। उसकी बात पे सारी खवातीन कहकर लगाकर हंसी थी। नौजवान भी मुस्कुराया था। वो मुस्कुराता था तो उसके गाल में एक खड़ा बनता था। फरवा बामुश्किल मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी थी। उमर के करीब रुककर उसका कंधा थपथपाया, फिर उसकी उठी हुई गर्दन से तमाम खवातीन को देखा। मेरा दामाद इतने हजों में बात नहीं कर सकता, हमें कुछ वक्त दीजिएगा, वो मुस्कुराकर बोली थी। फिर उसी तरह खड़े खड़े उमर के बाजू में बाजू डाला और उसके साथ आगे बढ़ाई थी। कई खवातीन ने उन्हें रश से देखा था। जरा दूर सब्ज़ाज़ार पर आकर फरवा ने अपना बाजू जुदा किया और ऐन उमर के सामने आकर खड़ी हुई। क्या मुझे जानने का हक है कि उमर हयात क्या चाले चल रहा है? उसकी आंखों में सख्ती थी, जबकि उमर अब भी पुरसुकून था। मैं चाले नहीं चलता मिसेस सुल्तान, मैं वार करता हूँ सीधा सीने पे, ऐसे कि सामने वाला तिलमिला उठे। आपको डेमो दूं? फरवा कुछ नहीं बोली। वह उसी तरह सख्त नसों से उसे घूरती रही। उमर ने अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, चंद बटन दबाए और फिर मोबाइल फरवा के आगे कर दिया। वो उन्हें चुभती नजरों से मोबाइल को देखी गई। मोबाइल की स्क्रीन पे सुल्तान होल्डिंग्स की वीडियो थी। सफ़ीर का ऑफिस और उसमें नशे के लिए तड़पता सफ़ीर सुल्तान। फरवा बेख्तियार पीछे को हुई। आंखों में शौक उतरा था, बेयकीनी और कुछ कर्ब भी। किसी भी माँ के लिए अपनी औलाद को इस हालत में देखना सबसे मुश्किल काम होता है। स्क्रीन पर अब दूसरा मंजर उभरा था। किसी पुराने मोहल्ले की तंग तारीख गलियां थीं। मेहरमा सुल्तान वहां खड़े होकर किसी मोटी हर्रान औरत से बात करती नजर आ रही थी। और फिर उस औरत ने उसके हाथ पर कुछ रखा था। कोई पुड़िया सी थी। परवा सुल्तान का दिल धक से रह गया। वो शौकी शल निगाहों से फोन को देखी गई। उमर ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया, उसे चंद बटन दोबारा दबाए और अब के उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाकर मोबाइल उसे कान के करीब किया था। परवा अब तक पहले शौक से नहीं निकली थी। जब उसे स्पीकर से मेहर की आवाज़ सुनाई थी, वो अपने उस्ताद के कत्ल का एतराफ़ कर रही थी। वो स्कूल के वॉचमैन के कत्ल का एतराफ़ कर रही थी। परवा को लगा था वो ढह जाएगी। उसे खड़ा होना मुश्किल लगा था। उसकी आंखें मारे शौक के फटी की फटी रह गई थीं। उसका दिल डूब डूब कर उबर रहा था। आवाज़ बंद हो गई थी। उमर ने मोबाइल वापस खींच लिया था। परवा अब भी साकित थी। आसमान से पड़ती धूप उसे अब झुलसा रही थी। वो चलकर खाकसर होने लगी थी। मेहर, मेरी मेहर ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसी नहीं है। वो हमारे शौक के बस यही कह सकी थी। उमर ने चुपती नजरों से उसको देखा था। आप ठीक कह रही हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उससे ऐसा करवाने वाली आप हैं। उमर के कहने पे उससे बेयकीनी से गर्दन उठाकर उसको देखा। आंखों की बेयकीनी बढ़ गई थी। आपने पहले दिन से उसके जहन में नफरत भरी, मोहताजी भरी, अपने हिस्से का शर भी उसके हिस्से में भर दिया। वो आपसे कहती थी उसे उसकी बहन के खिलाफ मत करें, लेकिन आपने क्या किया? और आपकी वजह से आज वो कातिल है। परवा ने कुछ कहना चाहा, कोई सफाई देनी चाही, लेकिन अल्फाज सम तोड़ गए थे। बस एक बार, सिर्फ एक बार ये सोचें, आप क्या जवाब देंगी अपने भाई को क़यामत के दिन? जब वो आपसे पूछेंगे आपने क्या तरबियत की मेरी बेटी की, तब क्या कहेंगी आप कि उसे कातिल बना दिया? परवा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका जोर जोर जैसे दुख रहा था। उमर उस पे लफ्ज़ों के हथौड़े बरसाता रहा था। आपने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह की मिसेस शम्स। आपने उसे अगवा करवाया, उसे जलील करवाया। वो अंधेरों में चली गई है। अब की उम्र की आवाज़ पे गर्व था। वो बहुत मासूम थी, बेहद मासूम। आपने उसे क्या बना दिया है? वो अपने लिए कोई फैसला नहीं ले पा रही। उसके गिल्ड्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहे और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप उस रोज़ मेहरमा की तरबियत कर लेती तो ये ना होता। आप जिम्मेदार हैं। उमर ने अपनी उंगली फरवा के माथे पे रखी थी।
आप हर चीज़ की ज़िम्मेदार हैं फरवा बेगम। आप ज़िम्मेदार हैं कि शम्स सुल्तान एक जानवर बन गया। आप ज़िम्मेदार हैं कि सफ़ीर खोखला बन गया। आप ज़िम्मेदार हैं कि मेहरमा गिद्ध बन गई। आपके ऊपर 3 लोगों को अबलीस बनाने का इल्ज़ाम है और हद तो ये है कि आप इस बात को मानती भी नहीं। फरवा की रंगत नुचड़ चुकी थी। वो सफ़ेद मुजस्मे की तरह खड़ी थी, साकिन, ढह जाने वाली। उमर ने खुद को मज़ीद कहने से रोका और लंबे-लंबे ढाक भरता वहाँ से चला गया था। पीछे फरवा झुलसी धूप में तन-तनहा खड़ी रह गई थी, साकित, शल, नमक जैसी। गजाला रूही के क्लिनिक में वापस आओ तो हाले सुल्तान अब भी सोफे पे बैठी थी। ढीले-ढाले कुर्ते वाली रूही उसे संजीदगी से देख रही थी। हाले अब तक मुतअज्जिब थी। उसे कोई यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे भी किसी के अप्रूवल की इजाज़त हो सकती है। अप्रूवल? क्या मतलब? वो ताज्जुब से बोली थी। रूही आगे को हो बैठी और कहना शुरू किया, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई अप्रूवर ज़रूर होता है। हाले सुल्तान, जो अगर आपके काम को, आपकी तैयारी को, आपके प्रोजेक्ट को सबस टिक लगा दे तो सब ठीक, वरना आपको बेचैनी होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। तुम्हारे केस में भी कोई ना कोई अप्रूवर ज़रूर होगा। हाले सख्त हैरतज़दा थी। गोया उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये सब उसके बारे में बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होगा। मैं हाले सुल्तान हूँ। मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत कैसे हो सकती है? रसाला रूही ने चंद पल नर्म नज़रों से उसे देखा, फिर गोया हुई। हाले देखो, अप्रूवर्स का हमारी ज़िंदगी में आने का कोई ख़ास दिन, ख़ास मौका नहीं होता। वो बस ऐसे ही, बस बगैर किसी वजह, मौके के हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। कभी कभी बचपन के चंद वाक़यात के बायस, जैसे कि हम कोई काम करते हैं और हमारे वालिदैन को दिखाते हैं कि आया वो हमें बताएं कि हमने क्या किया है, कैसा किया है। वसाला रूही बोल रही थी और हाले गौर से सुन रही थी। हमारे वालिदैन कभी कभी खुद हमारा काम अप्रूव कर देते हैं और कभी कभी वो हमें हमारे बहन भाई या कज़न के पास भेज देते हैं। हम बच्चे होते हैं, हमें ये लगता है कि जिस इंसान के पास हमारे वालिदैन या टीचर ने हमें भेजा है वो हमसे ज़्यादा चालाक होगा, हमसे ज़्यादा समझदार होगा, और यहाँ से शुरू होता है एक बच्चे की गुलामी का दौर। हाले के दिल में जैसे बहुत कुछ छुपा था। उसे कई बार इसी तरह महर की तरफ भेज दिया जाता था, लेकिन वो याद नहीं कर पाई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। बच्चा गुलाम बन जाता है हाले, फिर आगे बढ़कर चाहे वो अच्छे ग्रेड्स लाए, चाहे दुनिया का फातेह बन जाए, लेकिन जब तक उसका अप्रूवर उसके काम पे सबक सीख नहीं लगाएगा, वो उसी तरह बेचैन रहेगा जैसे अभी तुम हो। हाले बिल्कुल चुप थी, खामोश, गुमसुम। रूही की आवाज़ गूंज रही थी। कई बार हमारे अप्रूवर्स अच्छे या बुरे नहीं होते, मुखलिस या गैर मुखलिस नहीं होते, वो बस इंसान होते हैं। गलत फैसले और गलत अप्रूवल दे देना उनकी गलती नहीं होता, लेकिन अगर शुरू से हमारे वालिदैन या टीचर्स हमें हमारे फैसले खुद लेने दें तो ये नौबत नहीं आती। क्या हम कभी अपने अप्रूवर्स की कैद से आज़ाद हो सकते हैं? हाले ने पूछा। या फिर ये कि अगर हम आज़ाद होकर भी फैसले न ले पा रहे हों तो? रूही संजीदगी से आगे को हुई, गौर से हाले की आंखों में देखा और एक बार फिर कहने लगी, इंसान हमेशा ग्रो करता रहता है अगर उसे अंदाज़ा हो जाए वो कैद है तो वो ज़रूर आज़ाद हो सकता है अगर चाहे तो। दूसरी बात, इंसान कई बार अपने अप्रूवर्स की कैद से आज़ाद हो जाता है। हमारे अप्रूवर्स हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ और ट्रोमास छोड़ जाते हैं, और जो हमें सारी ज़िंदगी बुरा महसूस करवाते हैं, चाहे हम किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाएं या फिर बहुत कामयाब हो जाएं। बस एक लम्हा, सिर्फ एक ऐसा लम्हा जिसमें हम उदास हों या डिप्रेस्ड हों या फिर कोई नया फैसला ले रहे हों, हमारी इनसिक्योरिटीज़ और ट्रोमास जाग जाते हैं। किसी इंसान के अप्रूवल का मारा दूसरा इंसान एक कैदी की तरह होता है, और कैद इंसान में बहुत कुछ बदल देती है। हाले के दिल को धक्का सा लगा था। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई थीं। क्या अब मैं सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगी, या कैद के बाद नॉर्मल होने का कोई ऑप्शन नहीं है? वो गीली आंखों के साथ बोली थी। रूही मुस्कुराई। अभी वो मसला पैदा नहीं हुआ जिसका हल इंसानों ने ना ढूंढा हो। अप्रूवल की कैद से निकलने का एक ही हल है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अपने लिए फैसले लेना शुरू करो। शुरू शुरू में गलत भी होंगे या शायद सही भी हों, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। बेहतर इंसान बनने की स्ट्रगल सारी ज़िंदगी चलती रहेगी, तुमने बस मजबूत रहने की कोशिश करनी है। वो नरमी से बोलकर उठ गई। अब उसका रुख कॉफ़ी मेकर की जानिब था।
रूही के ऑफिस में अब बस कॉफ़ी के कप में गिरती धार की आवाज़ आती थी। कमरे में कॉफ़ी की खुशबू फैल गई। मैं अपना फैसला कैसे लूँ? हालांकि बुझी हुई आवाज़ भी धार की आवाज़ के साथ शामिल हुई थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फैसला, मेरा इंतखाब दुरुस्त है? वो सोफे की पुश पे सर टिकाए हुए थी। आवाज़ कहीं दूर से आती थी। रूही अब हाथ में मग लिए वापस आ रही थी, साथ साथ कह भी रही थी, कई बार दिल का मुतमिन हो जाना ही फैसलों के सही होने की ज़मानत होता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है, ही इज़ द बेस्ट मैन इन द एंटायर वर्ल्ड। वो बंद आंखों से बड़बड़ाई थी। रूही मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। वो बहुत अच्छा है रूही। वो जब मुझे हकीकत से देखता है ना, तो मेरा दिल चाहता है वो सारी उम्र मुझे ऐसे ही देखे। हाले वो अब किसी कैफियत में कह रही थी, मैं एक फूडी लड़की हूँ। मेरे खाने को हाथ लगाना जैसे मौत को हाथ लगाना। लेकिन जब वो मेरी कॉफ़ी मेरे हाथ से ले लेता है तो बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो गुलाबी आंखों से रूही को देखते हुए पूछ रही थी। आंसू दवातर से बह रहे थे। मैं जब बोलती हूँ तो सब सुनते हैं, लेकिन जब वो बोलता है तो मेरा दिल सुनता है। उसकी आवाज़ इस कराए अर्ज का सबसे खूबसूरत साउंड है। उससे जैसे इतराफ़ किया था। ऑफिस में मौजूद हर शय अपनी जगह दम साध गई थी। गजाला रूही मस्मराइज होकर उसको सुन रही थी। वो साथ होता है तो लगता है मसले हल हो जाएंगे। वो दूर जाता है तो दिल रुक जाता है। उमर कहता है वो मेरे मामले में बेबस है, लेकिन वो मुझे उसके मामले में क्यों बेबस कर रहा है? उससे रोते हुए गर्दन झुका ली थी। पूरे बाल चेहरे के अतराफ में गिरने लगे थे। काफ़ी देर तक वो इसी तरह रोती रही और रूही उसकी पीठ को थपथपाती रही। काफ़ी देर बाद वो सीधी हो बैठी थी, गीली आंखें रगड़कर साफ की और सादगी से रूही को देखा, जो आंखों में फिक्रमंदी लिए उसे ही देख रही थी। उसे देखकर हैप्पी एंडिंग्स और ट्रेजिक एंडिंग्स का ख्याल दिल से निकल जाता है। उसे देखकर बस टुगेदर एंडिंग्स का ख्याल आता है। वो कहता है अब वो मेरे साथ जीना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं अगर मैं उसके बगैर ना जी सकूं? रूही ने गहरी सांस ली और उसका हाथ थपका। अगर तुम्हारे दिल को उसके होने से इत्मीनान है तो फैसला लो। जो तुम्हारा दिल कहे वो करो। नफा नुकसान छोड़ दो। आज़ादी कैद सबको दूर हटाकर एक बार दिल से पूछो, फैसला करने में आसानी होगी। वो नरमी से समझा रही थी। देखो हाले, मोहब्बत कभी भी अच्छी एंडिंग्स की जमानत साथ नहीं लाती है। मोहब्बत ये कभी नहीं कहती कि वो हमेशा खुश रहेगी, लेकिन वो जब तक रहेगी तब तक अपना काम ज़रूर करेगी। और हैप्पी एंडिंग्स का क्या? अगर हम अपने फेवरेट इंसान के साथ सारी ज़िंदगी ना रह सकें तो? सबके हाले की आंखों में खौफ था। सारी ज़िंदगी के लिए कुछ भी नहीं रहता हाले, या फिर शायद रहता हो, लेकिन हम अगले 100 साल की प्लानिंग क्यों करें? क्यों ना मुस्तकबिल का गम छोड़कर हाल में जिया जाए? चाहे हमारे फेवरेट इंसान के साथ हमें चंद साल मिले, लेकिन उसमें मोहब्बत होगी, यकीन होगा, खुशी होगी। क्या ये किसी हैप्पी एंडिंग से बढ़कर नहीं है? हाले खामोश हो गई, कुछ ना बोली। गजाला रूही की आवाज़ गूंजती रही। मोहब्बत यकीन का नाम है। सारी अदम यकीनी छोड़कर एक जरा से मान और भरोसे पे ताल्लुक बना लेने का नाम है। नफा नुकसान छोड़कर बस साथ रहना होता है। मोहब्बत से बस खुशी और अच्छी एंडिंग्स मांगना सौदेबाजी होती है। मोहब्बत में सौदेबाजियां नहीं करनी चाहिए। हाली को एक बार फिर बेचैनी हुई थी। क्या शहजादियां हमेशा शहजादों से अलग हो जाया करती हैं? क्या फेरी टेल्स का अंजाम असल में हमेशा मुख्तलिफ हुआ था? रसाला ने चंद पल उसकी आंखों में देखा, फिर कहना शुरू किया था। चाहे शहजादी अपना कैदी दिमाग साथ लाई हो और उसके अंदर अंधेरे बस चुके हों और उनका ताल्लुक ग्रो ना किया हो, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की ना। उन्होंने मोहब्बत के चंद साल तो साथ गुजार लिए ना। उसके बाद अलग भी हुए तो क्या, कम से कम एक दूसरे के लिए एफर्ट्स तो की ना। ताल्लुक में की जाने वाली आपकी कोशिश पछतावों से अच्छी होती है। चाहे यूं हुआ हो कि शहजादी की सौतेली माँ ने उसका घर दोबारा खराब कर दिया हो, लेकिन उससे चंद साल शहजादी को दिए ना। उससे अपने हिस्से की मोहब्बत ले ली ना। अब अगर शहजादा उसको छोड़ भी दे तो कम से कम उसके पास पछतावे नहीं होंगे, कम से कम यादें तो होंगी। मोहब्बत में एंडिंग्स प्लान करने वाले हमेशा अकेले रह जाते हैं। सारी फिक्रें छोड़, सारे बुरे ख्याल छोड़, बस एक भरोसे, मान और तहफ़्फ़ुज़ के साथ किसी की ज़िंदगी में चंद साल रहना हर अच्छी बुरी एंडिंग से ज़्यादा कीमती और नोबल होता है। हाले ने बस सर हिला दिया। फिर वो उठी, अपने पैरों में रखा पर्स भी उठाया। ये सेशन रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना? एकदम उससे ठहर कर पूछा था। रूही बुरा ही तो मान गई।
तुम्हें लगता है हर सेशन रिकॉर्ड करूंगी मैं? और तुम्हारे पिछले सेशंस भी तुम्हारी मर्जी से रिकॉर्ड करके उमर हयात को भेजे गए थे। आखिर में उससे कुछ चिताकर कहा। हाले अब भी गायब दिमाग थी। उससे चंद अलविदाई कलामात कहे और बाहर निकल आई। दिल का बोझ हल्का हो गया था। वो सुर्ख आंखों के साथ आसमान को देखते हुए मुस्कुराई। उदास गमगीन मुस्कुराहट। दिल हल्का था, रूह हल्की थी। किसी को सुनाना थेरेपी ही तो है। ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का मंजर था, जिसके रूफटॉप पे इस वक्त कई मेज़ें सजी थीं। खुशगपियाँ करते लोग, खाना खाते और बातें बनाते लोग, कुछ खानों की तस्वीर बनाते और खाने से ज़्यादा तस्वीर पे तवज्जो देते लोग। उन्हीं लोगों के दरमियान एक मेज़ पे एक नया शादीशुदा जोड़ा बैठा था। सब्ज आंखों वाली लड़की और उसके सामने बैठा स्याह आंखों वाला लड़का। लड़की ने सफ़ेद लिबास पहन रखा था, कंधों पे पश्मीना शॉल कराए, बालों को नफीस जूड़े में कैद किए। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बेतासुर था, खंडर सा। जबकि उसके सामने ऐश ग्रे डिनर सूट में बैठा लड़का हशाश वशाश सा था। उसके चेहरे पे रौनक थी। वो काफ़ी हल्का फुल्का लगता था, यूं जैसे अल्लाह ने उसके सीने से ढेर बोझ उठा दिया हो। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी बीसी से बात कर रहा था, जो बामुश्किल ही उसे जवाब दे रही थी। दफातन उसने अपनी जेब से कुछ निकाला था। वो एक सुर्ख रंग का ज्वेलरी पॉकेट था। याकूत ने उसको खोला तो उसके अंदर से एक भारी मोटे हीरे वाली अंगूठी ने अपनी झलक दिखाई थी। नरमीन टुकर टुकर उस अंगूठी को देखे गई। याकूत ने मेज पे धरा उसका हाथ थामा। नरमीन की आंखों में बेतहाशा खौफ दराया। उससे अपना हाथ खींचने की कोशिश की थी। याकूत हत्ता लामकान खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। उसने नरमीन की आंखों में देखा। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहोगी? वो नरमी से पूछ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। मैं मानता हूँ नरमीन, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, लेकिन अब मैं वापस आना चाहता हूँ, एक अच्छी जिंदगी की तरफ, जिसमें तुम मेरे साथ होगी। वो एक पल को रुका था। नरमीन दम साधे उसे देखे गई। तुम वो लड़की हो नीरू, जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए तुम बेहद अनमोल हो। अब मैं सब छोड़कर, सारी बुराई छोड़कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मैं मानता हूँ। वो सर झुकाकर शिकस्तगी से बोला था। उसका लहजा वाकई पशेमान था। मैं नहीं जानता अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दोगी तो वो भी कर देगा। प्लीज़ नरमीन, मुझे माफ़ कर दो। उसे नज़रें उठाकर इल्तिजा की थी। नरमीन चंद पल उसे देखती रही। वो इंसान उसके लिए क्या क्या नहीं था। कंफर्ट, मोहब्बत, जिंदगी। क्या वो इस इंसान को ना कह सकती थी? यूं भी तो जब लड़कियों के रेपिस्ट या अगवाकार शोहर बन जाए, तो लड़कियों को उनसे मोहब्बत हो जाया करती है, और लड़कियां मोहब्बत से दस्तबरदारी नहीं दिया करती। वो याकूत को देख रही थी। याकूत भी आंखों में नरमी, मोहब्बत और उम्मीद लिए उसे ही देख रहा था। उसके हाथ में नरमीन का हाथ अब भी था। वो पशेमान भी था, और नरमीन की मोहब्बत भी। याकूत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जहन में बार बार अपने बाप के अल्फाज गूंज रहे थे। लड़कियां मोहब्बत से दस्तबरदारी नहीं दिया करती, जज्बाती नरमीन होले से मुस्कुराई। याकूत के हाथ को अपने दूसरे हाथ से थपका और सर को इस्बात में सहला दिया। मैं तुम्हें लाखों बार माफ़ कर सकती हूँ याकूत, वो नरमी से बोली थी। याकूत खुलकर मुस्कुराया। अंदेशे दूर होने लगे थे। दुनिया मुकम्मल थी। आह, अगर किसी को बख्श चाहिए तो याकूत जैसा हो। मर्दाना बुटीक की ऊपरी मंजिल पे बने फूड कोर्ट में इस वक्त रश नहीं था। उसी फूड कोर्ट में एक जानिब गेस्ट रूम बना था, जहाँ वर्कर्स अगर रात में एक्स्ट्रा काम करते थे तो उन्हें रेस्ट करने दिया जाता था। इस वक्त उसी गेस्ट रूम के पलंग पे वहाँ जहान सो रहा था, बल्कि सो क्या रहा था, बुरी तरह बुखार में बेसुध पड़ा था। लिहाफ सर तक ओढ़े, उसे जैसे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो पिछले एक हफ्ते से बीमार था। कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था। उसकी हालत से खौफ खाते हुए आज के एक दोस्त से उमर हयात को कॉल करके बुला लिया था। वो आते ही तमाम लोगों पे चीखा चिल्लाया था, धमकियाँ दी थी। एक बूढ़े इंसान का ख्याल न रखने पे हजार बातें सुनाई थी, लेकिन फिर बस एक बात, अगर बाप इतना प्यारा है तो साथ घर क्यों नहीं ले जाते? इस बात पे वो थम गया था। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो ऊपर चला आया। गेस्ट रूम के दरवाजे पे चंद पल बेमकसद सा खड़ा रहा। उस आदमी के सामने होते ही वो जज्बाती हो जाता था। कुछ था कि यहाँ उसका पत्थर दिल मोम की तरह पिघलने लगता था। गेस्ट रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक दरमियाने साइज का कमरा था, जहाँ 3 सिंगल बेड रखे थे।
बेड के सामने वाली दीवार में टीवी नष्ट था। दाईं जानिब बाथरूम बना था। उमर छोटे छोटे कदम लेता आगे चला आया। बेड के पास पहुंचकर उससे लिहाफ ओढ़े शख्स का लिहाफ जरा सा सिरकाया। अब उसका बुखार से तपता सुर्ख चेहरा नजर आया था। उमर के दिल को कुछ हुआ। उमर ने आगे झुककर उसको कंधे से हिलाया। वह आज नीम ख्वाब देता वह आज नीम ख्वाबीदा आंखों से उसे तके गया। उमर ने उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें सीधा करके बिठाया था। वो इस तनोमन से आदमी को बगैर किसी दिक्कत के उठा गया था। वो मर्द था। बेटे इन्हीं दिनों के लिए मांगे जाते हैं। वह शायद कुछ मांग रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उमर ने गौर किया तो वो पानी मांग रहा था। वो वापस नीचे गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में बहुत कुछ था। मिनरल वाटर की बोतलें, अच्छी ग़िज़ा और साथ एक डॉक्टर जिससे वो आज का चेकअप किया था। दवा दी और चला गया। कुछ वक्त बाद उमर ने उसे खाना भी खिलाया। उसका बुखार काफ़ी हद तक उतर गया था। उमर उसे नज़र मिलाए बगैर उसके सारे काम करता दिखाई दे रहा था। उसे एक नज़र अपने बाप के कपड़ों को देखा। वो मैले से लगे थे। उमर के दिल को धक्का लगा था। अपने बाप को तकलीफ में देखना हर औलाद के लिए मौत का मुकाम होता है। वो उनसे नाराज़ था, शिकवे थे, लेकिन ये बीमारी, वो इस बीमारी को अपने बाप को खोखला करने का हक नहीं देता था। वो अलमारी तक गया था और साफ कपड़े निकाल कर लाया था। वह आज नकाहत ज़दा उसे देख रहा था। चंद मिनट बाद उमर खुद ही उसके कपड़े तब्दील कर चुका था। वो बेटा कम बाप ज़्यादा लग रहा था। सारे काम कर लेने के बाद वो वापस उसके सराहने आकर बैठा। वहाँ चंद लम्हे गर्दन मोड़े उसे देखता रहा। उसकी आंखें नम हो रही थीं। फिर उसने धीरे से अपना सर उमर के कंधे पे रख दिया। उमर ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से बैठा रहा। शायद वो थक चुका था। अब लड़ना, शिकायत करना उसके बस की बात नहीं रही थी। काफ़ी देर तक वो उसी तरह उससे कंधे से लगा बैठा रहा। उसके आंसू बहते रहे। औलाद की जुदाई उसे मार रही थी। मुझे माफ़ कर दो उमर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत देर बाद बोला था। उमर ने लब भींच लिए थे। कम से कम महाजहान वो इंसान नहीं था जिसे उमर रुलाना चाहता था। मैंने बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारे स्कूल के वक्त तुम्हारे साथ ना होने के लिए माफ़ कर दो। उमर की आंखों के आगे बहुत सारे मंजर उभरे थे। महरूम अधूरा बचपन, गालियां देते झिड़कते लोग। वो बस साकिन बैठा रहा। वह आज रोता जाता और कह जाता था, मैं तुम्हारी जवानी के दिनों में तुम्हारे साथ नहीं था। मैंने तुम्हारी कामयाबियां नहीं देखी। मैंने तुम्हारी शादी नहीं देखी। मुझे उस सब के लिए माफ़ कर दो उमर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उमर की आंखों से चंद आंसू टूट कर गिरे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ गया। ना जाने उसे रफ टफ रहने का कैसा जुनून सवार था। मैंने कभी आपको कसूर दिया ही नहीं अब्बा, हल्की आवाज़ से बोला था। उसके मुंह से अपने लिए अब्बा सुनकर वहाज की रूह तक पुरसुकून हो गई थी। उमर सामने दीवार को देखते हुए कहता रहा, मैं शायद आपसे कभी नाराज़ भी नहीं था, लेकिन मैं नगीन सुल्तान का बेटा हूँ। मुझे खुद को सज़ा देने में मज़ा आता है। मैं बस खुद को सज़ा दे रहा था, लेकिन अब बस। लेकिन आज जब आपके दोस्त से मुझे कॉल करके बताया कि आपका सांस रुक रहा है और आप बेहोश हो गए हैं, झूठ मत बोलो, उसने कहा था मैं मर गया हूँ। वहाज ने उसे टोका। उमर ने गर्व से आंखें बंद कर लीं, जैसे ये बात बेहद तकलीफ देती हो। मैं डर गया था अब्बा, वो धीमी आवाज़ में कह रहा था। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था मैं आपकी माफ़ी के बगैर आपको खो दूंगा। मुझे लगा था क़यामत के दिन मुझे नाफरमान और वालिदैन को सुधारने वाली औलाद में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन मुझे बचा लिया गया है। आज मैं आपको अपने तमाम हक माफ़ करता हूँ और आपसे आपकी हक तलफ़ी की माफ़ी मांगता हूँ। उमर ने चेहरा मोड़कर वहाज को देखा। वहाज हैरान रह गया। मुझे माफ़ कर दें अब्बा, ताकि मैं क़यामत के दिन अपनी माँ के सामने, अपने अल्लाह के सामने सुरख़रू हो सकूं। उससे अपने दोनों हाथ अपने बाप के सामने बांध दिए। वहाज ने खोल कर उसके दोनों हाथ थाम कर चूमे थे और फिर उसे खुद से ही ज़रा उठकर सीने से लगा लिया था। अब वो दोनों रो रहे थे। उमर आज अपनी महरूमियाँ ख़त्म होने पे रो रहा था और वहाजान को आज अपना बेटा मिल गया था। वक्त ने अब उमर के साथ इंसाफ करना शुरू कर दिया था।